बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की बात हर अपोजिशन हर हुकूमत के ऊपर करती है और ये एक बदतरीन इल्ज़ाम है जो सियासत में रखा जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग होती है या की जाती है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की और अपोजिशन की। ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर हमेशा से जो भी अपोजिशन में हो वो हर हुकूमत पर यही इल्ज़ाम लगाए। इसका मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी ना कभी अपने टेन्योर में ये सब कुछ करती रही हैं, तो उनको पता है कि ये क्या होता है और इस पर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है। पीडीएम की बात करते हैं हम, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। सो पीडीएम से और लॉन्ग मार्च से हासिल क्या होने जा रहा है? अभी एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें सितंबर 2021, 3 साल हुए हैं हुकूमत को बने और अभी 2 साल रहते हैं। तो क्या पीडीएम अगले 2 साल तक टेम्परेचर उस हद तक हाई रख सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो लॉन्ग मार्चेस, जल्द से जुलूस, इसका क्या मकसद है, इस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी एएनएफ वर्सेस पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इस वक्त एक ट्रायका चल रहा है और इस ट्रायके का रिजल्ट क्या है, इसकी टाइमलाइन क्या है और इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है जो हम लोग चाहेंगे कि हमें पता चले। शहबाज शरीफ साहब की आज बिलावल भुट्टो से बात हुई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो मेंबर्स को लेकर जो उनके कंसर्न्स थे उस पे अपेरेंटली यही लग रहा है कि वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बैक डोर जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं और उसमें बातचीत हो रही है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट सियासत में नहीं हो सकता और ना ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो सकता है। शहबाज गिल ने आज मौलाना फजल रहमान पे बात करते हुए बड़े तल्ख अल्फाज भी इस्तेमाल किए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मियां साहब को विकेट की एक साइड पर खेलना चाहिए। आज ज़रा ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये विकेट की दोनों साइडों पर खेलने का क्या मकसद है और उससे क्या रिज़ल्ट अखज़ किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की मैं ज़रूर बात करूँगा कि अब इनका बयानिया क्या है, कौन लीड करेगा, मरियम नवाज़ करेंगी, हमज़ा करेंगे, कौन किसकी सियासत चलेगी, नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा, शहबाज शरीफ का चलेगा। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अपेरेंटली लग यही रहा है कि मरियम नवाज़ जो कुछ कह रही हैं, मरियम नवाज़ की ही बात आगे चलेगी, क्योंकि क्राउड पुलर और चीज़ों को लेकर चलना मेरे ख्याल में मरियम ज़्यादा बेहतर तरीके से करती हैं। शहबाज शरीफ का इस फिर पूरी सिचुएशन के अंदर क्या किरदार होगा, क्योंकि आज उन्होंने अहमद साहब को अपना स्पोक्स पर्सन भी बना दिया है, जबकि अर्लियर मरियम औरंगज़ेब स्पोक्स पर्सन थी मुस्लिम लीग नून की। लेकिन क्योंकि अब शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट हैं, सो अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स टू सी कि अब किस तरह इस सारी सिचुएशन को देखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट पैनल है। मेरे साथ हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड नेम इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रहनुमा हैं सीनियर। और मेरे साथ हैं नवाबजादा तैमूर तालपुर, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिंध में प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, विकेट की दोनों अतराफ खेलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इससे ऑपोजिशन क्या बताना चाह रही है कि कौन सी इंजीनियरिंग कर रही है? क्योंकि मुझे याद है पहले एफआईए पे ये इल्ज़ाम था, फिर नैब पे डला, फिर ये जो आप लोगों के वक्त में अकाउंटेबिलिटी बनाई गई सेनेटर सैफ के अंडर, उस पर ये इल्ज़ाम। सो हर हुकूमत के टेन्योर में ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान इज़ अ यंग डेमोक्रेसी और हर जब इलेक्शंस होते हैं या हर हुकूमत जब आती है तो ये ज़रूर खदशा होता है कि थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए।
लेकिन जो 2018 का इलेक्शन हुआ है जिसमें कि आरटीएस एक नया सिस्टम यूज किया गया और वो आरटीएस सिस्टम जो है वो बैठ गया, जिसकी वजह से कि कहा जाता है कि बहुत मुल्क भीड़ धांसी हुई और ऑपोजिशन ने पहले दिन से इस चीज को उजागर भी किया और उस इलेक्शन को नहीं माना, लेकिन डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखने के लिए आए जरूर और बैठे जरूर पार्लियामेंट में। इसके अलावा प्री पोल रिगिंग होती है जिसमें नई पार्टीज बन जाती हैं और लोगों को फोन आते हैं, कहा जाता है या दबाव डाला जाता है। ये सारी चीजें हम अब पाकिस्तान का बच्चा इन चीजों से वाकिफ है और ये कुछ छुपी या ढकी हुई चीजें नहीं है। तो अब एक ऐसा सिस्टम जरूर आना चाहिए जो कि रिलायबल हो, क्रेडिबल हो और उसमें ये खदशात जब हट जाएं और सबको पता हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ हम मैंडेट लेके जो भी आए है वो आए, ताकि ये इल्जामात और ये चीजें जो है वो खत्म हो। और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया जिसके तहत इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा होता है कि बार बार हमारी डेमोक्रेसी को कोई ना कोई धचका लग जाता है, कोई ना कोई इस तरीके से हो जाता है। आजकल एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है जिसके तहत के फिर से ये नहीं इस चीज का यकीन कि ये एक साफ शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत करा सकेगी। ओके, ठीक। गिरदेजी साहब, आपने बात सुनी डॉक्टर साहबा की। सर, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की। अपेरेंटली हमें यह बताया जाता है, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, यह बताया जाता है कि जी मेंबर्स, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों, नेशनल असेंबली के हों या सेनेट के हों, वो अवाम की बात करने जाते हैं, अवाम के इश्यूज लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मकसद पावर कॉरिडोर्स के अंदर एंट्रेंस है, पार्लियामेंट के अंदर जाना। डू यू एग्री टू इट या डू यू निगेट इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब आवाम के इश्यूज को लेके आगे बढ़ती हैं या अपना मैनिफेस्टो लेके आगे बढ़ती हैं तो वो फिर अल्टीमेटली उस मैनिफेस्टो पे अमल कराने के लिए हुकूमत में आना एक उनका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। हुकूमत में आएंगी तो वो अपने मैनिफेस्टो पे अमल कर सकेंगी। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैंने बात सुनी, मोहतरमा जिस तरह कह रही थी कि शुरू में तो हालात ऐसे होते हैं, फिर प्री पोल रिगिंग होती है, फिर बाद में इंजीनियरिंग की जाती है और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये आज से ये बात नहीं हो रही और हमने तो जब से देखा है कि जब भी जो पार्टी हारती है वो यही बात करती है। और मैं जब एक स्टूडेंट था उस जमाने में हम 77 में हमने देखा कि पीएनए ने इलेक्शन होने के बाद कैंपेन की और उसके बाद से आज तक हम यही देखते आए। इसका अगर कोई हल है तो वो यही है कि आपका इलेक्शन का सिस्टम ऐसा क्रेडिबल हो जिसपे कोई एतराज ना कर सके। और इसीलिए पीटीआई ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा आगे किया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन रिफॉर्म के एजेंडे पे बात करने को कहा है। ये फिर अनफॉर्चुनेट बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहती तो है कि हमने फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो उसके लिए कोई प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं है, बैठ के बात करने के लिए उस सब्जेक्ट पे तैयार नहीं है। तो ऐसे मौके में कैसे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का कोई सिस्टम ऐसा जो क्रेडिबल हो और जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फिडेंस हो, उसको इवॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। आप बात नहीं करेंगे बिल्कुल ऐसे सिस्टम। अगर पीटीआई कोई एक प्रपोजल देती है, अगर आपको समझते हैं कि वो प्रपोजल ठीक नहीं है, तो फिर यू मस्ट हैव एन अल्टरनेटिव प्रपोजल कि ये उससे बेहतर प्रपोजल है और इस पे अमल दरामद किया जाए। ठीक हो गया। तैमूर, मैं आपकी तरफ जरा आता हूँ। आप
का शुमार यंग पार्लियामेंटेरियंस के अंदर होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, तमाम अपोजिशन की जमातें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आप लोग भी करते हैं, हुकूमत भी करती है, अपोजिशन भी करती है। आप लोग और हुकूमत आपस में बैठने को तैयार नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट फील्स लाइक कि कोई पिछली खानदानी दुश्मनियां हैं कि एक दूसरे का नाम तक सुनने के रवादार नहीं होते जब भी कोई ऐसे रिफॉर्म्स की बात आती है। अगर जो गर्देजी साहब बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी रिफॉर्म के ऊपर एतराज़ है तो उसका ऑल्टरनेटिव लेकर आएं, लेकिन चीज़ों को, पार्लियामेंट को तो मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो चाहे नेशनल असेंबली हो, चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यंग पॉलिटिक्स में शुमार किया, पर मेरे ख्याल से वो जब पहली बार मैं 2008 में एमपी बना था तब मुझे कहते थे आप बड़ा बहुत कम हो जाइए, कहीं से कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो बड़ा शुक्रिया आपका इसके लिए। आपने बात की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, आपने ये बात की कि कोई हमारी दुश्मनियां तो है नहीं, पर जो तलखी नजर आती है उसमें ऐसा इंप्रेशन आता है। तो हम अपने जो या खान साहब कप्तान ने एक यंग पार्लियामेंट्री लीडर बिलावल भुट्टो का मिमिक किया, उनकी उर्दू का मजाक उड़ाया। हालांकि मेरे साथ से खान साहब के जो बच्चे जो लंदन में पढ़ते हैं वो इसका 20% भी एक्शन नहीं बात कर सकती जितना बेहतर उर्दू हमारे चेयरमैन बात कर सकते हैं। ये बड़ा कुछ ऐसी चीजें stoop down to a level that should not have stooped down। उसके बाद अपने जरदारी साहब तैमूर, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है जी। आपको दोबारा कॉल करते हैं, आप इनको दोबारा जी कनेक्ट करें। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा मुझे इस पे आगे जाने की इजाज़त दीजिएगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने पीडीएम लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया है। 2 साल हैं अभी हुकूमत के, और अपेरेंटली जो लगता है कि जी तमाम लोग एक ही पेज के ऊपर हैं। सो ये 2 साल लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, क्या आप उसको कंटिन्यू रख सकेंगे? 2 साल के लिए सिचुएशन इतनी हीटअप रख सकेंगे कि हुकूमत अंडर प्रेशर रहे? बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी इस वक्त अलहदा है, और अपेरेंटली आप लोग वापस में कोई इस तरह की बातचीत भी नहीं होती। आपके वैसे पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, तो आज बिलावल भुट्टो ने भी वो शहबाज शरीफ साहब से बात की है, तो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आप लोगों की आपस में जी? जी मंसूर, सिर्फ एक बात मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगी, जो अभी मोहतरम पीटीआई के उन्होंने कहा है कि कोई उसमें अल्टरनेटिव लाए। तो बात ये कि 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तमाम पार्टीज को मिला के बड़ी डिटेल्ड जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो जो सब पार्टीज ने मिलकर उसके ऊपर वर्क भी किया और वो बिल भी पास हुआ। तो दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन। नाउ व्हाट दे शुड बी डूइंग इज कि ये पहले तो पता कराए कि आरटीएस सिस्टम फेल कैसे हुआ। आज तक किसी को पता ही नहीं है कि आरटीएस सिस्टम कैसे फेल हुआ। कई लोग ये बात कि किसी ने कहा था, हमें कॉल आई थी कि आरटीएस सिस्टम बंद कर दे, उसके ऊपर कोई अभी तक पता नहीं चल सका, कोई उसके ऊपर नहीं ऐसी कमेटी आई, कोई उसका पता नहीं चला। पहले वो तो पता कराएं कि जो पिछली दफा इतनी मैसिव स्केल पे धांधली हुई जो हुआ वो कैसे हुआ, उसके बाद हम अगली चीज पे जाएंगे। जहां तक आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, तो बात यह है मंसूर के जो 3 साल अब गुजर गए हैं, 3 साल के अंदर पीटीआई ने जो इस मुल्क का और इस कौम का हाल कर दिया है, तो पीडीएम और जो इस वक्त सारे पीडीएम की जमातें हैं, वो ये दे हैव टू बी द वॉइस ऑफ द नेशन। अवाम की आवाज बन रहे हैं, और अवाम की आवाज और अवाम वो जो गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है, बेरोजगारी की चक्की में पिस चुकी है, और हर किस्म की जो है, आप देखें कि मीडिया को मफल किया जा रहा है। जो पीएमडीए एक बिल आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं कि वो बिल उसके अंदर क्या है, लेकिन उसकी जो क्योंकि वो दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे डिटेल में कि उसके अंदर क्या है, तो उससे यही पता चल रहा है कि मीडिया की आवाज या वो तनकीदी आवाजें जो हुकूमत की पे तनकीद करती हैं, उनको बंद किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। और आप देखें कि एलएनजी
मुल्क की तारीख की महंगी तरीन LNG अब इन्होंने खरीदी है, जिससे $500 मिलियन का नुकसान कौम को हुआ है। कोरोना फंड में पंजाब और वफाक में कितनी ज्यादा बेज़ाब्तगियां हैं, किसी को कोई इसकी जो है रिपोर्ट हमारे सामने। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक आई गॉट। आटा माफिया उसको जो है इनकरेज किया जा रहा है। Okay. तो ये सारा अवाम की टैक्स के ऊपर अवाम के बोझ जो पड़े, उसके लिए PDM जो है वो अवाम की आवाज बन के दिखा। अवाम की आवाज, आपका पॉइंट आ गया। तैमूर जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हुए जी। अच्छा तैमूर, आप प्लीज अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा ताकि फिर मैं आगे चलूं जी। तो मैं यही आपको बता रहा था कि जो ज्यादतियां की गई वो इतने लेवल तक कभी सियासत में नहीं गिरा जाता। मरियम नवाज साहबा को जेल में डालना, फरियाल ठाकुर साहबा को जेल में जाना, जेल में जो रवैया फरियाल ठाकुर साहबा के साथ किया गया, जिस तरह से रखा गया, जिस तरह से आधी रात को उनको वापस किसी की बहन को, किसी की बेटी को जबरदस्ती रातों रात में सलाखों के पीछे गया, तो एक आपने वो माहौल बना दिया जो नहीं बनना चाहिए था। अगर आपको याद हो आसिफ अली जरदारी साहब के टाइम पर किस तरह से हर किसी से डील किया जाता, नवाज शरीफ साहब से क्या राब्ता रखा गया, शहबाज शरीफ से क्या राब्ता रखा गया, हर किसी को ऑन बोर्ड रखा अपने पूरे टेनियर में। तो ये सारी चीजें शायद थोड़ा सियासत का दम इनको है पता, जो उन्होंने दुश्मनियां करके दिखाई। इन्होंने कहा कि ये दुश्मनियां इससे कर रहे हैं क्योंकि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, पर वक्त ने प्रूव किया कि सबसे करप्ट हुकूमत पाकिस्तान में हिस्ट्री में अगर आई है तो इमरान खान नियाजी साहब कह गए। अब वो नियाजी साहब खुद करप्ट है, के मिनिस्टर्स करप्ट है, वो तो आप खुद करें। पर जब हम देखते हैं कि हर वो जो अकाउंट करते हैं, फिर कहा तो सिलाई के काम करके पैसे लाए गए, तो मेरा भी कहता है मैं भी बिजनेस खोलूं सिलाई का, पार्टनरशिप कर दूं अपनी बहन के साथ। ओके ठीक, प्रॉफिट और के मिलते नहीं है। ठीक हो गया। सो बेसिकली आप फिर एक बात करते हैं बजाय, लेकिन उस पर बात करें आप कहते हैं हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है, तो आप मुस्तरद नहीं कर सकते। आप बैठ के बात जरूर कर सकते हैं, आप हमसे आइडियाज दे सकते हैं। आप अगर जबरदस्ती कहेंगे हमें मुसल्लत करना है तो हम वो नहीं होने देंगे। आपके पास या तो 2/3 मेजॉरिटी हो तो फिर आप जो करना चाहें कर लें, पर अगर आपको अपोजिशन के साथ चलना है तो आपको उनकी बात सुननी होगी। आपको हम कोई ऐसी मशीन अगर आप लगा रहे हो जो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन हो, तो व्हाई नॉट, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। अगर वो दुनिया के 50% ममालिक में 100 ममालिक पे भी चलती हो तो भी हम कहें, पर ये तो 10 ममालिक पे भी दुनिया की नहीं चलती, तो हम कैसे उनके ऊपर भरोसा करें जो कि खुद सर्टिफाइड वोट चोर है सबसे बड़े पाकिस्तान के। तो इन चीजों को की नजरसानी करते हुए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैठे और वो हमें ऑल्टरनेट दे कि हम क्या बात कर सकते हैं, हम क्या पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद भी इशू होगा क्योंकि हमारे पास अभी भी फुकदान है ट्रस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिरदेजी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रस्ट लेवल नहीं है। हुकूमत अपोजिशन पे ट्रस्ट नहीं करती, अपोजिशन हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करती। वो जो मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब सिर्फ कहने को है। लॉ सुप्रीम है, वो भी सिर्फ अब बातें ही होती हैं। लॉ मेकिंग कहाँ हो रही है आपको पता है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंसेस इशू हो रहे हैं। सर जब आप लोग क्या, अच्छा मुझे ये समझाएं बल्कि क्या वे आउट हो सकता है कि आप और अपोजिशन आपस में बैठ के कुछ TORs डिसाइड कर लें कि इस तरह हमने चलना है? गिरदेजी साहब। जी काजी साहब, पहली बात तो यह है कि PTI गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमेशा एक ही बात की है कि हर टॉपिक पे बात करने को तैयार है, हर इशू को डिस्कस करने को तैयार है, सिवाय NRO के या सिवाय करप्शन के को अगर आप छुड़वाना चाहें तो वो नहीं होगा। उसके अलावा हर इशू पे बात करने को तैयार है। और बात करने से PTI ने तो पीछा नहीं दिखाया, हमेशा ये अपोजिशन जमातें ही बात करने से अवॉइड कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बात की गई कि पर्सनली किसी पे बात की गई है। यहाँ हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें इश्यूज पे ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यहाँ कहा गया कि करप्ट हुकूमत सबसे ज्यादा इमरान खान की हुकूमत है, तो मैं
इमरान खान की हुकूमत में किसी का सरे महल नहीं बनना, इमरान खान की हुकूमत में किसी के स्विस अकाउंट सामने नहीं आए, इमरान खान की हुकूमत में किसी के मेफेयर फ्लैट सामने नहीं आए। ये उन हुक्मरानों की ये सारी करप्शन की दास्तानें हैं जो माजी में रहे हैं। इमरान खान पे इस किस्म का किसी किस्म कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात की गई कि आरटीएस सिस्टम बंद हो गया, तो ये एक डिजिटल सिस्टम था जो उस वक्त चोक कर गया। और मेरा ख्याल है कि मोहतरमा भूल गई है कि 2013 में भी इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने एक डिजिटल सिस्टम बनाया था उसने भी वर्क नहीं किया था, अल्टीमेटली वो भी बंद हो गया था। पहले उसकी तो इंक्वायरी करें कि वो 13 वाला सिस्टम क्यों बंद हुआ था, और फिर साथ 18 वाले सिस्टम की भी इंक्वायरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात यह है कि जी जब तरक्की की बात करते हैं या हुकूमत की बात करते हैं कि ये हुकूमत ने मुल्क का मामला खराब कर दिया है, मुल्क का मामला यही खराब किया है कि जो 19 बिलियन डॉलर जो करंट अकाउंट डिफिसिट था उसको घटा के 1.8 बिलियन डॉलर पे ले आए। ये मुल्क की खराबी है। एक्सपोर्ट जो नून लीग की हुकूमत से पहले 25 बिलियन डॉलर पे थे, 5 साल में वो घट के 22 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए, और अब फिर रिवाइव कर ठीक हो गया 25 बिलियन डॉलर का मार्क लॉस किया। क्या इसको आप कहेंगे कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस? गर्देश साहब आपका पॉइंट आ गया है जी। गर्देश साहब मैं इस पे आता हूँ। गर्देश साहब मैं इस पे बिल्कुल आता हूँ जी। मैं इस पे बिल्कुल आता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक देते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये बल्कि एक सवाल है कि जब भी करप्शन की बात होगी तो डायलॉग वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। करप्शन की बात अगर ट्रिगरिंग पॉइंट है इतना, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात ही करप्शन की करते हैं, ऑपोजिशन के कंसर्न्स हैं, तो फिर बात आगे कैसे चलेगी? क्योंकि अगर एक ट्रिगरिंग पॉइंट है और आप उसको हर दफ़ा वहीं से बात शुरू करेंगे और वही गर्दान शुरू होगी कि नवाज शरीफ ये और जरदारी साहब ये और इमरान खान साहब ये एंड ऑल दैट, तो फिर चीज़ें आगे किस तरह चलेंगी? या हम एक स्टैटिक सिचुएशन पार्लियामेंट के लिए हमेशा के लिए अब देखेंगे? इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। सवाल मैं छोड़ गया था, करप्शन की बात होगी तो फिर डायलॉग नहीं होगा, तो हर दफ़ा हर मर्तबा हुकूमत की तरफ से करप्शन की ही बात आती है, और वो ये कहते हैं कि आप लोगों से मींस ऑपोजिशन से जब भी बात करते हैं आप लोग एनआरओ मांगते हैं। सो अगर ये दोनों साइड की स्टोरी है तो फिर चीज़ें आगे कौन और कैसे लेकर चलेगा? हम तो फिर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं थर्ड पार्टी को कि वो आके अंदर बैठे और चीज़ों को रिजॉल्व करे। जी देखिए, ये बात ऑपोजिशन की तरफ से कभी भी नहीं हुई कि करप्शन के ऊपर बात नहीं होगी, बल्कि जब ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ था तो ऑपोजिशन ने तो इस चीज़ को वेलकम किया था। सिर्फ ये हुआ कि इन 3 साल के अंदर ये प्रूव हुआ कि ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का अमल था, और सिर्फ ऑपोजिशन के तमाम लोगों को पकड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया। जेलों के बाद वो जब अदालतों में जाते थे तो कोई चीज़ प्रूव नहीं होती थी, कोई उनके खिलाफ ऐसी चीज़ आज तक आप बताएं कि किसके खिलाफ जो इल्जाम इन्होंने लगाए हैं वो प्रूव हो सके। ऑन द अदर हैंड, जब भी ऑपोजिशन इनके साथ बैठी है, इनके साथ बात की है, इनके साथ किसी भी रिफॉर्म के ऊपर बैठ के तो डिस्कशन किया है, तो उसपे से जब बाहर निकले हैं तो यहाँ से हुकूमत की तरफ से ये बात आई है कि इन्होंने तो एनआरओ मांगी। तो ये चीजें रिपीट होते फिर ये कि इमरान खान साहब खुद किसी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। अगर कभी वो, हालांकि मुल्क में बहुत बड़े बहरान आए, कोविड आया है, कश्मीर का मसला था, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करनी थी, बहुत बड़ी ऐसी चीजें थी। ऑपोजिशन ने हमेशा ऑफर किया कि हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम मिल के सारी अपना जो है कलेक्टिव विजडम के साथ किसी फैसले पे पहुंचेंगे। इमरान खान अव्वल तो बैठते ही नहीं है, और एक दफा शायद वो जब बैठे भी हैं तो वो खुद तकरीर अपनी करके उसके बाद चले गए। हालांकि द होल पॉइंट वाज कि वो अपनी बात भी सुने और ऑपोजिशन की बात भी सुने, तो फिर ही किसी जगह पे पहुंच सकते हैं ना।
तो ये हुकूमत की तरफ से एटीट्यूड हमेशा रहा है। अब 3 साल हो गए, मेजर इनका जो टाइम पीरियड था वो गुजर गया। अब आके जब इनको जरूरत पड़ी है एक और धांधली की मशीन को जो है आवाम तक पहुंचाने की, तो अब इनको ये याद आ गया कि जो ऑपोजिशन आए हमारे साथ बैठे। तो अब बहुत ज्यादा हम बार बार इस चीज में से गुजर चुके हैं, बार बार देख चुके हैं कि हमारी पूरी सिंसेरिटी के साथ दी हुई जो चीजें हैं और जो हैं सजेशंस हैं, उनको ये नाम दिया जाता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। हालांकि एनआरओ इमरान खान साहब ने दिए जरूर है, लेकिन अपने माफियाज को दिए, चाहे वो चीनी माफियाज हो, चाहे आटा माफियाज हो, चाहे वो दवाई माफियाज हो, चाहे वो कोविड का अभी हुआ है मैंने आपको बताया। तो ये उन्होंने एनआरओ दिए जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं चाहिए, एहतसाब चाहिए, लेकिन अगर वो अक्रॉस द बोर्ड हो। ठीक हो गया, ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी। तैमूर, आपकी तरफ आता हूं जरा। मैं थोड़ा सा पीडीएम को आगे लेकर चलना चाह रहा था, बिकॉज पीडीएम के अंदर अब आप और एएनपी हैं वर्सेस पीडीएम है वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का और पीडीएम का एक है, लेकिन जो टीओआरस हैं वो शायद आज की तारीख तक डिसाइड नहीं हो सके। सीनियर तरीन रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इवन वो भी अब इस बात पर रजामंद है या अपेरेंटली लगता है कि दे वांट कि आप लोगों को पीडीएम में होना चाहिए। कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? आज बात तो हुई है बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की। एक तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि इट्स पीपल्स पार्टी बीएनपी वर्सेस नून लीग एट ऑल। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। एक तरफ उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनका अपना पीडीएम है, और हम मुखालिफ नहीं है किसी भी तरफ से नून लीग के। हाँ बिल्कुल हम नहीं चल सके पीडीएम में। मैं समझता हूँ कहीं की कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो चीजें बैठकर एक मीटिंग के अंदर डिस्कस करनी चाहिए थी, उन चीजों को ट्वीट के थ्रू जो है बाहर नहीं बोलना चाहिए था। तो वी आर नॉट एनिमीज एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि हम कभी साथ फिर से मिल ही नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर जो गलतियां की हैं पीएमएल नून ने, अगर उनकी क़यादत समझती है कि वो गलती थी, तो आके बात करें। जो लेटर निकाला था एक्सप्लेनेशन का वो वापस लें, और उसके बाद चेयरमैन साहब बहुत खुले दिल के आदमी है। मेरे ख्याल से उनको कोई भी इसमें गुस्सा या जिद नहीं होगी जो पुराना कैसा हुआ है। और आप देख भी रहे हैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब राब्ते में है, वो उससे पहले भी राब्ते में थे। वो काफी चीजें डिस्कस करते हैं जो पब्लिकली बाहर आती हैं, काफी चीजें डिस्कस करते हैं जो पब्लिकली बाहर नहीं भी आती। तो वी हैव नो हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट नून लीग एट ऑल। मैं खुद जाती तौर पे भी समझता हूँ कि हमें अगर इन करप्ट नाअहल वफाकी हुकूमत से जान छुड़ानी है तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। आपने देखा कि जब हम काम करना पड़ेगा, तो हमने 12 में से 13 में से 12 सीटें हमने जीती। और ये जो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन्होंने बैठे हुए भी जो है सारी इलेक्शन हारी। जो इलेक्शन हमारी नहीं जीतने वाली थी गिलानी साहब की, वो भी हम जीत के आए। तो ऑफ कोर्स हमारे अलग होने के बाद तो रिलैक्स हुई है पीटीआई। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। गिरदेजी साहब, इस सिचुएशन में एक तरफ ऑपोजिशन के अंदर इस तरह की दरारें हैं, साथ कोशिश की जाती है लेकिन लगता नहीं कि चीज़ें इकट्ठी हो सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक टाइम स्पैन है 2 साल। अब आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग डिलीवर कर लेंगे? और खान साहब का ये जो उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल भी हमारे ही होंगे, ये इस चीज़ की रीअश्योरेंस कहाँ से आई है आप लोगों के पास? पहली बात तो ये है कि आपने देखा है कि इकोनॉमी को जिस तरह पिछले 3 साल में रिवाइव किया है, और इस साल एडीपी का जंग बढ़ा है, और बाकी मामलात में बेहतरी आनी शुरू हुई है, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरह बेहतर गवर्नेंस पिछले 3 साल में हुई है, तो आने वाले ये 2 सालों में उसके डिविडेंड सामने आएंगे और आवाम को उसके नताइज भी मिलेंगे। और जिस तरह अब नौजवान के लिए रोजगार स्कीम्स इंट्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह बाकी तो इससे यकीनी तौर पे ये समझती है कि इस तरह के सेहत कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके साथ साथ किसान कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है,
तो इन फैक्टर्स की वजह से अब आवाम तक पीटीआई की पॉलिसीज का डिविडेंड पहुंचना शुरू हो गया है, और आप देखेंगे कि इस डिविडेंड की वजह से अगला इलेक्शन भी पीटीआई यकीनन जीतेगी। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन जो है ये तो अभी तक इनकी दरारें ही नहीं खत्म हुई। इनमें जो डिफरेंसेस थे, अभी तालपुर साहब फरमा रहे थे कि वो लेटर वापस ले जो पीटीआई को लिखा, पीपल्स पार्टी को जो लिखा गया था, शायद खान अब्बासी साहब ने लिखा था। नून लीग इतनी सिंसियर होती अपोजिशन को यूनाइट करने में, तो अब तक वो लेटर वापस ले चुके होते। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये लेटर ना नून लीग वापस लेगी और ना ही पीपल्स पार्टी की ये जो ख्वाहिश है लेटर वापस लेने वाली वो पूरी होगी। और यही वजह है कि फिर ये दरारें इनमें मजीद आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो जब अपोजिशन डिवाइडेड होगी तो जाहिर है कि उसका एक जो नेशनल लेवल की पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, उसको डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपने बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये दरारें कम नहीं हो सकती ना, वो लेटर शायद खान अब्बासी साहब वापस लेंगे जो कि मौलाना साहब ने लिखवाया था, और ही इज ऑब्वियसली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीडीएम, दैट्स व्हाई ही रोट इट। और उसके अलावा मुझे ये भी ज़रा बताएं कि अब किसकी सियासत चलेगी, क्योंकि जो एक कहा यह जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद उस तरह उसको एक्सेप्ट नहीं करते या अप्रूव नहीं करते, और दैट्स द रीज़न कि वो बैक फुट पर ही रहते हैं। मरियम नवाज की सियासत ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी है, क्राउड पुलर भी है। सो किसकी सियासत फाइनली चलेगी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? क्योंकि ये एक, अगर आप कहेंगे कि जी नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ है, वाज़ेह दरार है। आपने अब इसका बताना है कि चलेगी किसकी सियासत। जी एक तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि हम कहें कि ये कभी दोबारा जुड़ ही नहीं सकती। और मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंशाल्लाह ये जो दरारें हैं, ये डेमोक्रेसी इसी तरीके से आगे चलती है कि आपस में मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं और ग्रीवेंसेस भी हो जाती हैं, लेकिन उनको हल भी कर लिया जाता है। और जैसे कि आपने खुद कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज बात भी की है चेयरमैन पीपीपी से, और जो है अभी बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर उनके चैनल्स ओपन भी हैं, तो इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा अवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जहां तक इस चीज का सवाल है, आप ये नहीं मैं कहूंगी कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, ये बिल्कुल बात सही है। मरियम नवाज साहिबा की एक अपनी अप्रोच है, और जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब है, उनकी एक अपनी डिफरेंट अप्रोच है, काम करने का तरीका है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बट गई है या वो कोई एक आगे आएगा और दूसरा नहीं आएगा। मरियम साहिबा बारहा ये कह चुकी हैं कि जो भी टास्क उनको पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिया जाएगा तो वो उस टास्क को पूरा करेंगे। नो डाउट चीज क्राउड पुलर, नो डाउट के लोग उनके लिए बहुत निकलते हैं, उनकी तकारीर सुनने के लिए बहुत ज्यादा आवाम बाहर आती है, तो उनका अपना टास्क होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो सदर है, वो अपने तरीके से लेके चल रहे हैं, और आखिरी जो फैसला होता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होता है, और जब वो फैसला हो जाता है तो उसके ऊपर पार्टी, फिर उसके ऊपर हर एक जो है वो आमीन कहता है, फिर उसके ऊपर कोई और बात नहीं। ओके तैमूर, मुझे एक चीज़ बताएं ज़रा, अब ये भी मुझे बताते चलें, आप लोगों का ग्रीवियंस बिल्कुल है उस ख़त को लेकर, लेकिन वो ख़त शायद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में ही थे और उन्होंने मुझे भी बताया था, हमारे प्रोग्राम में भी बताया था कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीडीएम का, मुझे जो मौलाना फजल रहमान ने कहा मैंने वही किया। सो उसमें मेरी कोई ज़ाती हैसियत नहीं थी, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीडीएम मैंने ये सब कुछ किया। तो आपका गिला फिर नून लीग से क्यों? आपका गिला तो मौलाना साहब से होना चाहिए जो सदर हैं पीडीएम के। जी देखिए जी, गिला तो हमारा ना ही नून लीग से था, ना ही किसी और जमात से था, ना ही मौलाना से था। गिला तो हमारा एक्चुअली पीडीएम के साथ था, क्योंकि हमने पीडीएम को बनाने में बड़ी कोशिशें की, हमने उसकी पॉलिसी मेकिंग में नून लीग के साथ बड़ा अच्छा किरदार किया। तो एकदम से इस किस्म का खत आना वाज वेरी हर्टिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम जहाँ पर इतने अच्छे फ्रंट्स पर इतना अच्छा कामयाबी ले रहे हैं
और पर इस किस्म की इतनी बड़ी दरार, तो दैट वाज द एक्चुअल, आई थिंक ये इंप्रेशन गलत है कि नून लीग पर ही हमारा गुस्सा था। और आजकल तो आप देख रहे हैं नून लीग की जो है जो बातचीत है वो बेहतर है। आजकल तो मौलाना साहब ज्यादा मेरे ख्याल से जज्बाती हुए हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, हमें अभी भी बैठे बैठे ताना मार देते हैं पीठ पे वार करने का। हालांकि इस बात में कोई भी किसी किस्म की भी हकीकत नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, अब इसका गिरदेश साहब आपकी तरफ में आता हूँ, ज़रा मुझे अब ये बताते चलें, अब ये सिचुएशन जो अपोजिशन की सामने आ गई, आप लोगों की सिचुएशन ये है, एक छोटी सी चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था, आपकी बात अपोजिशन मानने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन को आप बाय नहीं करा रही ये पॉइंट, तो सर आप लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड ऑल दैट इस पे कैसे जाएंगे? अरे इलेक्शन कमीशन इसको एंडोर्स नहीं कर रहा, अगर अपोजिशन इसको एंडोर्स नहीं कर रही तो सिर्फ वो बाबर साहब आके बात कर जाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी। जी मेरी बात तो ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि गुफ्तगू के बाद अपोजिशन की इत्तेहाद की खातिर अभी डॉक्टर साहब ऐलान करेंगी कि नून लीग वो लेटर बॉक्स विड्रॉ की जी साहब आप भी बड़े तेज है। तो उन्होंने ऐलान किया नहीं, मैं तो ये तवक्को कर रहा था। जो मुझे पहली मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती है कि ये अपोजिशन किसी मुकाम पे अब इकट्ठा नहीं हो सकती क्योंकि इनके डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। Okay. दूसरी बात यह है कि जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, पीटीआई ने एक बेहतर वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है और उसके बारे में पीटीआई हर वक्त पार्लियामेंट के लेवल पे डायलॉग करने की भी कोशिश कर रही है और उस पे अगर अपोजिशन जमातें मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो वो डायलॉग करें, पार्लियामेंट में बैठ के उस पर डिबेट करें, उस पे जो एतराज़ात है उनको भी सामने लाएं ताकि उस पे कोई बेहतरी लाई जा सकती है तो वो भी लाई जाए। बाकी तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, जो भी पार्लियामेंट फैसला करेगी तो वो फैसला आ जाएगा और उसी के मुताबिक जो पार्लियामेंट का फैसला होगा वो उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चूंकि अपोजिशन के पास ना उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, जो डॉक्टर साहबा ने पहले बात की थी शुरू में कि 2017 में हमने कोई सिस्टम दिया था, तो आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए कि कौन सा सिस्टम था जो नून लीग ने इंट्रोड्यूस किया था जिसको पीटीआई। मैं इसका जवाब लेता हूं जी, मैं इसका जवाब डॉक्टर शहजाद से लेता हूं। डॉक्टर साहब मुझे ये भी इसका भी जवाब दीजिएगा। सेकेंडली मुझे लास्टली ये जरूर बताइएगा क्यों मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक व्यू पॉइंट है कि उस हद तक मौलाना के साथ चलें जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, जहां पर नून लीग खुद डाइल्यूट होनी शुरू हो जाए उससे आगे आपको मौलाना के साथ नहीं चलना चाहिए। ये एक बड़ा व्यू पॉइंट हम देखते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे होते हैं। क्या कहेंगी इस पे जी? जी पहली तो बात ये, मैं इलेक्शन एक्ट 2017 की बात कर रही हूँ, कोई सिस्टम नहीं था, वो रिफॉर्म्स थे। Okay. और वो इलेक्शन 2017 था, उस सब पार्टीज ने मिलकर उसके ऊपर वर्क किया था और वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। मैं ये समझती हूँ कि उसी के ऊपर अगर हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट ही उन चीजों को कर लें तो काफी है। हमारी आवाम को पता है कि किस तरह से वोट डालना है, कोई वो इतने भी बुद्धू नहीं है कि वो डबल स्टैम्प भी करते जाएंगे। ये डबल स्टैम्प्स तो पता नहीं कहाँ से निकल आती है रातों रात जब आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है तो सुबह तक। तो अब हम एक और मशीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर आईनी तौर पे जो है ये इलेक्शन कमीशन इस मशीन को पहले वेट करेगी, वो देखेगी, उसके बाद अगर ये पार्लियामेंट में लाते हैं तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी और डिबेट करके तो फिर देखी जाएगी कि ये जो पूरी दुनिया जिस सिस्टम को रद्द कर चुकी है, शायद इसका दुनिया में ऐसे मुल्क रह गए हैं जिन्होंने जो अभी तक इसको यूज कर रहे हैं, और कई मुल्क ऐसे हैं बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क लाइक जर्मनी एंड आयरलैंड जिन्होंने यूज करके फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज दे रियलाइज कि ये सही नहीं है, इसमें रिगिंग का बहुत ज्यादा चांस है और इसके सॉफ्टवेयर को जो है किसी ना किसी तरह हैक किया जा सकता है। Okay.
ठीक। तो ये चीज तो वो हम कर नहीं रहे। बाकी जहां तक मौलाना साहब के साथ चलने का ताल्लुक है, पीडीएम एक पूरी जमातों के साथ मिलके 10 जमातों के साथ मिलके एक इत्तेहाद बना था और उसको हेड मौलाना साहब। आप लोग कंफर्टेबल हैं? शॉर्टली बताइएगा, आप लोग कंफर्टेबल हैं जी? अभी देखिए जिस तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा, जिस तरह से हमें डिफरेंट मसाइल या चीजों का सामना करना पड़ेगा, उसी तरह पार्टीज अपने फैसले करेंगी। ओके, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सैयद हुसैन जहानिया गिरदेज शुक्रिया जी। नवाब तैमूर तालपुर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।